नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपका ये फर्ज बनता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हुए। इसके लिए न्यूज 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज के वक्त में मास्क पहनना बेहद जरूरी है। तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां यास तूफान की वजह से 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। और सबसे बुरा हाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का रहा, जहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई। अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब है। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह है कि बारिश के गंदे पानी में दवाइयां तैरती नजर आईं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अस्पताल में भरा पानी। ऐसे में अस्पताल में काम करने वालों और वहां इलाज कराने आने वालों दोनों की मुसीबत बढ़ गई। अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के कहर के बीच इस तरह के हालात से परेशान नजर आए। अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ। लोगों के सामने मुश्किल ये थी कि वो जरूरी कागज बचाएं या मशीनों को हटाएं, क्योंकि बारिश का पानी हर वार्ड में घुस चुका था। कोरोना से परेशान है, उसके बाद लोग पानी से, बारिश से परेशान है, बहुत बीमारी बढ़ेगी। बताया गया कि 3 दिनों से अस्पताल की हालत ऐसी ही है। प्रशासन की तरफ से पानी निकालने का कोई इंतजाम अब तक नहीं किया गया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 20,295 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 443 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 57 लाख के पार पहुंच गई है। वहां पर कोरोना के कुल केस 57,13,215 हो गए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 31,964 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके साथ वहां ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 53,39,838 हो गई है। अकेले मुंबई में 24 घंटे में 1,048 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 25 लोगों की मौत हुई। महामारी के इस दौर में पैसे कमाने के लिए कुछ लोग जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी चीजों की कालाबाजारी के बाद अब नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का मामला सामने आया है। इसके अलावा एक मामला कोरोना से बचाव के काम में आने वाली बेकार हो चुके पीपीई किट्स और ग्लव्स जैसी चीजों के दोबारा इस्तेमाल का भी सामने आया है। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही न हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं। जबकि इसके दूसरे हिस्से में 2 तरफ दीवार और बाकी 2 तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है, जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है, और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। सो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई। और जैसे ही वहां मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहां से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरी अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले जरा, कौन है डॉक्टर? बाहर आओ। डॉक्टर को निकालो बाहर, कौन है यहाँ पे?
छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया। ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ हूँ। डिग्री आपने कौन सी तरी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको, तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। ज्यादा 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना? कितनी भीड़ है? गाड़ी में बिठाओ इसको, इसे गाड़ी में बिठाओ। सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। बिठाओ इसे गाड़ी में, गाड़ी में बैठ चुपचाप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था और नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहाँ मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहाँ भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहाँ अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे। लेकिन आरोप है कि यहाँ इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहाँ का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज पोषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे
तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। 2 तस्वीरें, 2 राज्य, 2 अलग अलग तरह के मामले। एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है। मुंबई के पास भिवंडी की एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुआं भी दूर से दिखाई दे रहा था। आग की वजह से फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में ये फैक्ट्री थी जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग से फैक्ट्री जलकर एकदम तबाह हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। दूर से ही इसकी ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। डोमैनिका में पकड़े गए पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर फैसला वहां की हाईकोर्ट 2 जून को करेगी। तब तक के लिए कोर्ट ने मेहुल चोकसी को हिरासत में रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मेहुल चोकसी की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो सलाखों के पीछे दिखाई दे रहा है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मेहुल चोकसी सलाखों के पीछे दिखाई दे रहा है। और इस बीच डोमैनिका की कैबिनेट में भी मेहुल चोकसी के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद मेहुल चोकसी के भाग्य का फैसला कैबिनेट ने कोर्ट के फैसले पर छोड़ दिया। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शादी के मौके पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि शादी में शामिल होने वाले लोगों ने नियमों को तार-तार कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई लोग एक हॉल के अंदर डांस करते दिखे। भीड़ इतनी थी कि वहां पांव रखने तक जगह नहीं थी। सभी कोरोना से बेपरवाह होकर संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। ये लोग आम दिनों की तरह जश्न में डूबे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, इस पार्टी में तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। इन्हें देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना महामारी कैसे गुजरात में तांडव मचा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के होटल के साथ मिलकर दिए जा रहे वैक्सीनेशन पैकेज पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह के वैक्सीनेशन पैकेज पर रोक लगाते हुए कहा कि इस तरह के वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हैं और अगर इस तरह का कोई पैकेज कोई निजी अस्पताल देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कुछ निजी अस्पताल कोरोना वैक्सीनेशन के लिए होटलों के साथ करार कर पैकेज दे रहे हैं, जिसके तहत होटलों में लग्जरी सुविधाओं के साथ वैक्सीनेशन का ऑफर दिया जा रहा है। देश पर कोरोना की मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। दूसरी लहर में मरीजों के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन वैज्ञानिक तीसरी लहर का भी दावा कर रहे हैं। मौत और मातम के बीच कुछ लोगों ने इस महामारी को मजाक बना लिया है। कहीं कोरोना टेस्ट के नाम पर बवाल हो रहा है तो कहीं भीड़ जुटाकर महामारी को दावत दी जा रही है। कोरोना को खुलेआम दावत। भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत। कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर बट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, वो खुलेआम महामारी की आवभगत में जुटे हैं। कहीं भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन न लगवाने पर लोग अड़े हुए हैं।
ये तस्वीरें आपसी रंजिश की नहीं, ये तस्वीरें आन और सम्मान की लड़ाई की नहीं। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए संग्राम की हैं। आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों ने जोर जबरदस्ती के बूते इस शख्स का कोरोना टेस्ट करने की कोशिश की। जब इस लड़के ने कोरोना टेस्टिंग कराने से इनकार कर दिया तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसको तमाचा भी जड़ दिया। बात इतने तक सीमित नहीं रही। कोरोना टेस्टिंग कर रहे सरकारी कर्मचारी का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया जब लड़के ने एक बार फिर टेस्टिंग से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला हुए कर्मचारियों ने लड़के की न सिर्फ बुरी तरह से पिटाई कर दी बल्कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। टेस्टिंग करने आए कर्मचारियों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दोनों लोगों ने इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और टेबल पर उसका सिर पटकने की कोशिश भी की। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बवाल करने वाले इन कर्मचारियों का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फौरन नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। सोचिए, क्या ऐसी ही तस्वीरों से कोरोना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहाँ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं। अबे का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है। ये भी नहीं बताओगे? लगवाने की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है, हाँ। एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए ये पागल है? दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मरेगा तो काहे के लिए मरोगे? मेरी गारंटी नहीं मरोगे। हाँ, तुम दे दो। हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। अरे चलो ठीक तो हो। ठीक है, आओगे तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन, किसी भी जगह भीड़ न जमा हो, किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है? न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है। बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं।
ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगर पालिका की हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन भी लगा है। लोगों को सख्त हिदायत है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ कहीं भी जमा न होने दें। लेकिन यहाँ तो जनता के नुमाइंदों ने ही कायदे कानून को तार-तार कर दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह को सीमित लोगों के साथ शांति से भी किया जा सकता था। बिना ढोल नगाड़ों के भी कर्तव्य निभाने की कस्में खाई जा सकती थी। लेकिन न तो चेयरमैन को इस भीड़ से दिक्कत हुई, न ही सभासद महोदय को। अपनी ठसक और रुतबे को दिखाने के लिए न सिर्फ महामारी की गाइडलाइन की अनदेखी की गई, बल्कि अपने अलावा दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। दरअसल दावा तो यही किया गया था कि शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन हुआ उससे ठीक उलट। न लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, न लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। फिलहाल अब इस भारी लापरवाही के मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्थान पर कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों की भीड़, बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी की फिक्र। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद कृषि उपज मंडी की। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल रहे देश पर ये तस्वीरें कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे कोरोना की दहशत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौत भूल चुके हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरों ने घर घर तक कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है, वो भी तब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी आज देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम मनाएगी। दोपहर करीब 12:15 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही कोविड राहत सामग्री वितरण करने का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें, कोरोना की वजह से बीजेपी ने इस साल कोई उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। इसकी जगह पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के 1 लाख गाँव में जरूरतमंदों को भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां देकर उनकी मदद करेंगे। बिहार के दरभंगा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक ताड़ का पेड़ आसमान से गिरने वाली बिजली की चपेट में आ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आसमान से गिरने वाली बिजली एक ताड़ के पेड़ के ऊपर गिरती दिखाई दी। इसके बाद उस पेड़ पर जोरदार धमाका हुआ और फिर पेड़ धधकने लगा। इससे यास यास तूफान की वजह से मौसम पहले से ही खराब था। तेज हवाएं चल रही थी और आसमानी बिजली भी कड़क रही थी। इस दौरान बिजली ताड़ के पेड़ पर आ गई, जिससे उसमें आग लग गई। आंधी की वजह से ये आग तेजी से भड़की और डर इस बात का था कि कहीं ये लपटें पास के बाकी पेड़ों को अपनी चपेट में ना ले लें, क्योंकि इससे भयानक चिंगारियां निकल रही थीं। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की मदद के लिए यूपी की योगी सरकार भी सामने आई है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, उन्हें हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। ये राशि इन बच्चों के अभिभावकों को दी जाएगी।
इसके अलावा योगी सरकार ने उन लड़कियों को शादी में 1,01,000 रुपए मदद देने का फैसला किया है जिन्होंने अपने माता पिता और अभिभावक इस महामारी की वजह से खो दिए हैं। इसके साथ ही यूपी सरकार स्कूलों और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने वाले बच्चों को लैपटॉप भी देगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शनिवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की बैठक के बाद दिल्ली में 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि सोमवार से जरूरी सेवाओं को साथ साथ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री में काम करने वालों को बाहर जाने की छूट होगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा था कि सोमवार से दिल्ली में बाजार और दूसरे संस्थान भी खुलेंगे, लेकिन DDMA फिलहाल कोरोना को देखते हुए कोई खतरा उठाना नहीं चाहती। देश अभी लॉकडाउन की बंदिशों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दूसरी लहर का असर कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की तैयारियों की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने सावधानी के साथ अनलॉक की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कोरोना पर ब्रेक के बाद अब अनलॉक की तैयारी। 31 मई से खुलेगी देश की राजधानी। अलग अलग चरणों में अनलॉक होगी दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के तमाम राज्यों में जो तबाही मचाई उसे हर किसी ने देखा है। अब जबकि देश में एक बार फिर कोरोना के मामले घटे हैं, तो लॉकडाउन की बेड़ियों में जकड़े राज्य अनलॉक की तैयारियों में जुट गए हैं। महामारी की बेहिसाब मार झेलने वाली देश की राजधानी दिल्ली भी अनलॉक के लिए तैयार है। कई दिनों के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में 1000 से कम केस दर्ज किए गए। यही वजह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अनलॉक की तैयारियों के बीच लगातार लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली लॉक से अनलॉक की ओर बढ़ रही है, लिहाजा NDMC ने उन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है जिन इलाकों में लोगों को काम करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम को छूट दी गई है और साथ ही फैक्ट्रीज खोलने की बात की गई है। ये आपको आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। जयप्रकाश जी जो कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, वो यहाँ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। किस लिए ये आप लोगों ने आज ये ड्राइव की है? देखिए, शहर जो लोग था वो अनलॉक हो रहा है और सबसे पहले जिन लोगों को इसमें रियायत दी गई है उसमें फैक्ट्रीज हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन साइट है। तो जब फैक्ट्री खुलेंगी तो फैक्ट्री एरिया सैनिटाइज होना चाहिए। तो रोड वहाँ पे जो उनके गेट है, शटर है, जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, उन सबको सैनिटाइज करने का आज हमने अभियान शुरू किया है और 2 दिन के अंदर जितने भी इंडस्ट्री एरिया हमारे क्षेत्र में आते हैं सबको सैनिटाइज करने का हम कार्य करेंगे। दिल्ली में अनलॉक की तैयारियों ने उद्योग जगत के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। दिल्ली सरकार ने आज 31 मई से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं।
तो ऐसे प्रवासी लोगों की रोजी रोटी के विषय में भी चिंता करने की जरूरत थी। कोरोना का लगातार कहर झेलने के बाद मध्य प्रदेश में हालात अब कुछ काबू में हुए हैं। अलग अलग जगहों से सुकून देने वाली खबरें आ रही हैं। कई जिलों में तो कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 से नीचे तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि सरकार अनलॉक के लिए अब एक खास रणनीति बना रही है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही। जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूं। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से राज्य को अनलॉक किया जाएगा। सर, किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखिए, सीधी बात है कि यदि अब विड्रॉ करना है कोरोना कर्फ्यू को, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अब इस संक्रमण की चेन को बढ़ने ना दें। और लगातार पॉजिटिविटी तो हमने कम की है, जितना जनता ने आत्मानुशासन दिखाया है, पर हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आपका चैनल भी तो बहुत अच्छा कैंपेन चला रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो निश्चित रूप से कायदे में रहने का मतलब यही है कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। अरे हम अपने को प्यार करें ना करें, पर अपने परिवार को तो प्यार करें ही। और अपने परिवार को प्यार करना है तो अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या खुलने की सरकार की अभी प्रायोरिटी है कि पहले इन चीज़ों को खोला जाएगा? देखिए, अलग अलग चरणबद्ध तरीके से खुलना, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पर सीधा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वो पहले खुलें, जिनका इकोनॉमिक जो हमें इफेक्ट पड़ता है वो पहले खुलें। पर यदि केवल और केवल खोलने के लिए खुल जाए और संक्रमण बढ़ जाए तो वैसा ना हो, इसलिए चरणबद्ध तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से उस पर विचार विमर्श करके ही हम ओपनिंग करेंगे। दरअसल कोरोना के खिलाफ सरकार के अभियान और सख्ती का ही नतीजा है कि आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 1854 मामले दर्ज किए गए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5796 है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट करीब 2.5% है, जबकि राज्य में अभी भी कोरोना के 34,322 एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामले को शून्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार लगातार होम आइसोलेशन वाले मरीजों से भी संपर्क कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग अपनी टीम के साथ साइकिल पर मरीजों से मुलाकात करने निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कोरोना पीड़ितों से बात की, बल्कि लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि जब तक दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकलें। जो होम आइसोलेशन के हमारे पेशेंट को जो आइडेंटिफाई करना और उनको होम आइसोलेशन में रहते हुए फिजिकल वेरीफाई करना, उस मुहिम के तहत एक होम आइसोलेटेड पेशेंट से हम मिल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने। उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। उसके साथ ही रास्ते में यदि कोई बिना मास्क का है, यदि भीड़ इकट्ठी हो रही तो उसको भी एजुकेट कर रहे हैं। अब 1 जून से यदि भोपाल को अनलॉक करना है तो हमें तेजी से तैयारी करनी है। उधर महाराष्ट्र सरकार भी अनलॉक के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। एसेंशियल में जैसे आ गया कि भाई सब्जी मार्केट है, अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमने ये बोल रखा है महानगर पालिका की जितनी बड़ी सोसाइटीज़ है वो जो होलसेलर हैं उनसे टाई अप करो कि उनकी सोसाइटी तक का वो माल ले जा सके। उसके अलावा दूध की दुकानें हो गई, यहाँ जहाँ से हम फूड ग्रेन्स लेते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, जैसे बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उनके टाइम हम किस तरीके से और बढ़ा सके ताकि किसी को घर का सामान लेना है, खाने का सामान लेना है तो उसको हम किस तरीके से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। होटल्स के बारे में जो है लोगों की हमने 2-4 एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आपने जो पार्सल सिस्टम दिया है उसको और
रात तक का करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि चालू करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बंद भी रहेगा तो चलेगा। तो होटल को भी अगर शुरू करना है तो कितने नंबर्स पे करना है, ये सारी चर्चा उनसे चल रही है। यूपी में आंशिक लॉकडाउन की सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, यानी यूपी में अब 31 मई की जगह एक बार फिर 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी में लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ घट रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 2200 मामले सामने आए हैं। महोबा और कासगंज में बीते 24 घंटे में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, यानी इन जिलों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 से भी कम पर आ चुकी है। राज्य में 54 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के केस डबल डिजिट में है। राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या ट्रिपल डिजिट में है, यानी सीएम योगी के ट्रिपल टी वाले फॉर्मूले ने महामारी की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लगा दिया है। यही वजह है कि जिन जिलों में मरीजों की संख्या बेहद कम है वहां कुछ और छूट भी दी जा सकती है। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब 31 मई के स्थान पर यह समय सीमा 7 जून सुबह 7 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास पर टीम 9 की मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूरे केसेज हैं, अगर पूरे केसेज को मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 2200 है, यानी योगी सरकार का जो ट्रिपल टी फार्मूला है वो पूरी तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। महोबा और कासगंज 2 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी केसेज नहीं है। 16 जिले हैं जहां सिंगल डिजिट, इसके अलावा 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजिट में केसेस हैं। इसीलिए सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जिले जहां केसेस कम है, जैसे महोबा, कासगंज या और जिले हैं जहां सिंगल डिजिट में केसेस हैं, कुछ छूट दी जा सकती है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट दी जा सकती है, थोड़ी सी छूट और दी जा सकती है। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग है उनमें उनको थोड़ा सा खोला जा सकता है, गारमेंट्स या दुकानें खोली जा सकती है। अब क्योंकि ये विषय मुख्यमंत्री के टीम 9 की बैठक में होती है तो इसमें कुछ ये बातें आ रही हैं कि इसमें कुछ खोलने के समय आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, पॉजिटिव पेशेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढिलाई भी हो सकता है और ढिलाई करके कुछ खोला जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील की शुरुआत हो जाएगी। राज्य में 30% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रखने का ऐलान किया गया है। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 5 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 31 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। उस पर हमने ये निर्णय लिया। देश अनलॉक की ओर तभी बढ़ रहा है जब कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया गया है और देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि महामारी के खिलाफ संयम और समझदारी के जिस मंत्र को अपनाया गया है उसका पालन तब तक करना जरूरी है जब तक कोरोना पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसी जाती, क्योंकि एक बार की लापरवाही का परिणाम पूरा देश दूसरी लहर के रूप में भुगत चुका है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों आए टाउटी तूफान की वजह से समुद्र में एक जहाज चट्टानों से टकरा गया। जानकारी के मुताबिक इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल भरा हुआ है और अब ये समुद्र में बहते बहते अलीबाग से पालघर पहुंच गया। खबर ये भी है कि ये तेल अब रिस्क कर समुद्र में जा रहा है और इस जहाज का ONGC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इस बीच कोस्ट गार्ड भी इस जहाज पर नजर बनाए हुए है और साथ ही जहाज से डीजल के रिसाव से इनकार किया गया है। दूसरी तरफ जिस कंपनी का ये जहाज है उसने डीजल को खाली करने के लिए 2 और जहाज भेजे हैं। यूपी के एटा में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के एटा में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में एक 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह अचानक भरभरा कर गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पड़ोस में नींव खोदे जाने की वजह से ये हादसा हुआ।